ओके, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा है लीनियर स्पान और लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि लीनियर स्पान और लीनियर कॉम्बिनेशन में कई हमारे पास दूसरी चीजें भी जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि सम ऑफ वेक्टर स्पेस सब स्पेस क्या होते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। जब हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं तब जाके हम कुछ थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि लीनियर स्पान क्या होता है और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो वंस वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, लीनियर स्पान एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। सभी लोग अपना ईयरफोन और हेडफोन लेके बैठे हैं ना? कोई डायरेक्ट मत सुनिए, क्योंकि वॉइस में थोड़ी यस बहुत सर। कभी कभी क्लियर आती है ना, प्रॉब्लम आती है। तो क्या क्या हम टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं? सम ऑफ सब स्पेसेस, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ हम करेंगे, जैसे कि एज यूजुअल हम करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अभी हम काफी आगे निकल चुके हैं। तो पहले समझते हैं कि सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है सम ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सब स्पेस दिए हुए हैं W1 एंड W2, जो कि वेक्टर स्पेस V ऑफ F के हैं। देन द सम ऑफ W1 एंड W2 इज नोटेड बाय W1 प्लस W2। सिंपल, अगर हमें सम की बात कर रहे हैं तो दोनों का सम करना है, लेकिन दोनों के सम का मतलब क्या है, क्या मीनिंग निकालना चाहते हैं? दोनों के सम का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग सम। यानी कि एक एलिमेंट हम W1 से लेंगे, एक एलिमेंट हम W2 से लेंगे, और दोनों को उठा के हम सम करेंगे, वो हमारा क्या आएगा? W1 प्लस W2। For example, W1 plus W2 is equal to the alpha plus beta, where alpha belongs to W1 and beta belongs to W2. If W1 and W2 be any two subspace of vector space V of F, then W1 plus W2 is also a subspace of V of F. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर W1 और W2 मेरे पास दो सबस्पेस दिए हुए हैं तो उनका सम भी जो होगा वो भी एक सबस्पेस होता है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि ये जो एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब कि जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये यूनिक नहीं होता, यानी कि ये हमारे पास चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर जो सम जो होता है वो यूनिक नहीं होता। कैसे यूनिक होता, मैं जब आपको आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वहां बताऊंगा कि हम क्यों उसको यूनिक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ सब स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को? रिप्लाई कीजिएगा, टाइम यस सर। वेस्ट नहीं करना है। ओके, सर इसे लीनियर सम भी बोला जाता है क्या सर? नहीं, अभी लीनियर सम, अब वो एक्चुअली लीनियर सम अलग होता है। जी अभी ये जी। केवल सम ऑफ सब स्पेसेस है, बस ये और कुछ नहीं है। दूसरा डेफिनेशन होता है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि जब हम सम ऑफ सब स्पेस में बोलते हैं W1 प्लस W2, अगर इसी W1 प्लस W2 की जगह, अगर हमारे पास इस नोटेशन की जगह अगर मैं नोटेशन अगर यूज कर दूं कुछ इस प्रकार का, तो हमारा कहलाता है डायरेक्ट सम। लेकिन ये सिंबल जो होता है अपने पास, जो अंडरस्कोर प्लस बोलते हैं इसको हम, तो इसमें जो एक्सप्रेशन जो होता है वो यूनिक होता है। नाउ दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। इन दोनों के अंदर ये बेसिक सम डिफरेंस होता है। तो अगर W1 और W2 अगर मेरे पास दो वेक्टर सब स्पेस हैं V ऑफ F के, देन डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 जो होता है W1 अंडरस्कोर प्लस W2 इज डिफाइंड एज लाइक दिस: alpha belongs to V, then alpha equal to alpha 1 plus alpha 2, where alpha belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। दोनों डेफिनेशन एक जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या आ गया है हमारा? ये यूनिक का। क्या यूनिक है। डिफरेंस आ गया? यूनिक का। अगर हमें किसी भी दो सबस्पेस के दो सबस्पेस का डायरेक्ट सम बताना है तो हमें W1 प्लस W2 बताना होगा, और अगर हमें उन्हीं का अगर डायरेक्ट सम बताना है तो उस कंडीशन में W1 अंडरस्कोर W2 बताना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन जो होगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एडिशन जो एलिमेंट लेके आ रहे हैं सेट W1 और W2 से, वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं हुआ तो वो हमारे पास सम ऑफ सब स्पेस की कैटेगरी में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? The direct sum is also known as the internal sum यस of the subspace W1 plus W2। डायरेक्ट सम को हम कभी कभी इंटरनल डायरेक्ट सम भी कहते हैं। इंटरनल डायरेक्ट सम क्यों कहते हैं? क्योंकि W1 प्लस W2 अपने आप में इंटरनली डायरेक्ट ज्वाइंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल डायरेक्ट सम। क्लियर? ये दो डेफिनेशन क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, यस सर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये किस प्रकार से सर
प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक को ऑफ रखें जब तक आप नहीं बोल रहे, जिससे कि डिस्टरबेंस ना है। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगर मान लो W1 हमारे पास है AB 0 और AB बिलोंग्स टू R है, और W2 मेरे पास है 0 BC और BC बिलोंग्स टू R है। दो मेरे पास सब स्पेस दिए हैं B3 और R के। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो पेयर की फॉर्म में लेते हैं, पेयर हमारे पास 2 एलिमेंट के भी होते हैं, 3 एलिमेंट्स के भी होते हैं, 4 एलिमेंट्स के भी होते हैं और मेनी एलिमेंट्स के भी होते हैं। अगर हमारे पास जस्ट हम 2 एलिमेंट का लेना है तो उसको हम यहाँ पर V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। 3 एलिमेंट्स का पेयर हमारे पास होगा तो उसको V3 की एलिमेंट की या R3 की एलिमेंट के लेंगे, और जैसे जैसे वैल्यू एलिमेंट बढ़ते आएंगे तो फिर हम टपल्स यूज करते हैं। अगर हमारे पास 4 का होता है तो उसको बोलते हैं 4 टपल्स, 5 का होता है 5 टपल्स, अगर n का होता है तो n टपल्स। इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें देखना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन निकलने वाला है, देन द चेक द एक्सप्रेशन इन W1 प्लस W2 इज यूनिक, इज एन यूनिक और नॉट। यानी कि जो एक्सप्रेशन W1 प्लस W2 है क्या वो यूनिक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि W1 और W2 दोनों मेरे पास क्या दिए हुए हैं, सब स्पेस दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट लेके आते हैं अल्फा जो कि V3 से, और उस अल्फा का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ABC होगा। ऑब्वियसली ये ABC जो एलिमेंट मेरे पास जो है वो कहां से, वो कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, दिस एलिमेंट ऑफ R। ये एलिमेंट किसके कहलाएंगे, हमारे पास R के कहलाएंगे। अब हमें चेक करना है क्या ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास है क्या वो सही है कि नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ABC जो लिखा हुआ है, इस ABC में यहाँ पर मैंने B को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, B/2 B/2, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि A और B टाइप के एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर एलिमेंट लिखा है कि पहला वाला 0 और दूसरा वाला B और C टाइप का होना चाहिए। तो B टाइप का एलिमेंट मेरे पास B/2 भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, उसे हम B/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन B/3 लिखेंगे तो वो नोटेशन फिर हमें कुछ और प्रकार से एक्सप्रेस करना होगा। अब ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट जो है W1 का है और ये एलिमेंट मेरे पास W2 का है। किसका एलिमेंट है, W1 का और W2 का। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है α1 प्लस α2 के बराबर आ रहा है। तो अल्फा अगर α1 प्लस α2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि W1 प्लस W2 की प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि B3 जो है W1 प्लस W2 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यस कि नो। यस सर। है ना। अब हम दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या हम ABC को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, यस हम इस ABC को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ABC को अगर ऐसा लिखना चाहे कि भाई A कॉमा B/3 0 देन 0 2B/3 C/C, तो ऐसा भी उसको हम लिख सकते हैं। क्या ये नोटेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है, यस सर। अगर ऐसा नोटेशन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट मेरे पास अभी भी W1 का और ये एलिमेंट मेरे पास अभी भी W2 का है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट जो आ रहे हैं, अब अल्फा हमारे पास जो है β1 प्लस β2 की फॉर्म में लिखा गया। दैट मीन्स हमारा जो एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक नहीं है। क्या नहीं है, एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है। दैट मीन्स जो अल्फा इक्वल टू ABC टाइप का जो एलिमेंट है वो केवल और केवल W1 प्लस W2 को रिप्रेजेंट करेगा, W1 प्लस W2 को रिप्रेजेंट करेगा, नथिंग। इसके अलावा वो कुछ भी वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कि जो हमारे पास जो एग्जांपल जो है हमारे पास वो केवल सम ऑफ सब स्पेस का रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर, यस सर। सबको समझ में आया, ठीक है। तो क्लियरली द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू α1 प्लस α2 इज नॉट यूनिक, देयरफॉर B इक्वल टू W1 प्लस W2। क्या इसको हम W नॉट इक्वल W1 अंडरस्कोर प्लस W2 कह सकते हैं, यस सर। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यदि हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर अगर B इक्वल टू W1 प्लस W2 है, क्या ये नेसेसरी होगा, क्या वो B इक्वल टू W1 अंडरस्कोर प्लस W2 होगा, क्या ये जरूरी है या सफिशिएंट कंडीशन है, बताइए। जरूरी है, अगर W1 प्लस W2 है तो हम उसकी यूनिकनेस प्रूफ कर सकते हैं। हाँ यूनिकनेस प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिक हो ये जरूरी नहीं है। जी सर। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड हमारे पास है, इसी का हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, W1 इक्वल टू AB0 AB बिलोंग्स टू R और W2 इक्वल टू 0 0 C C बिलोंग्स टू R be any two subspace of the vector space B3 of R, then check the expression in W1 underscore plus W2 is an unique।
क्या जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आने वाला है क्या वो यूनिक होगा? सेम उसी पैटर्न को फिर से फॉलो करेंगे। फिर से हमने बोला कि अल्फा जो एबीसी बिलोंग्स टू B3 है, ठीक है। अब मेरे पास अल्फा जो मेरे पास एबीसी लिया हुआ है, तो आप देखो एक मैं आपको एक हिंट देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आंसर में क्या डिफरेंस है आप देखोगे कि यहाँ पर पहला जो W1 प्लस W2 जो दिखाई, W1 में एलिमेंट जो दिखाई दे रहे हैं वो W1 की जो एलिमेंट जो है W2 के एलिमेंट से हमारे डिस्टिंक्ट है, दिखाई दे रहे हैं। यस सर। अगर कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता तो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि W1 अंडरस्कोर W2 इक्वल टू इज एन यूनिक। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो ए बी सी जो हो रहा है वो हमारे पास लिखा रहा है ए बी 0 और 0 0 सी। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन जो मेरे पास है अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज एन यूनिक। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका मेरे पास आ सकता है क्या? अंडरस्कोर W2 है, राइट? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? यहां पे एलिमेंट क्या देख रहे हो कि यहां पर बी वाला एलिमेंट जो इससे मैच कर रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है ये? ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो सम जो था वो यूनिक नहीं था, जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 जो किया, उसमें खास बात क्या थी? सर क्योंकि W1 का थर्ड एलिमेंट फिक्स है और W2 के फर्स्ट 2 एलिमेंट फिक्स हैं, तो उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिसजॉइंट सबस्पेस। डिसजॉइंट सबस्पेस का मतलब क्या था? टू सबस्पेस W1 और W2 ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ F आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास W1 और W2 के जो एलिमेंट थे वो कैसे थे? डिसजॉइंट थे। क्या थे? डिसजॉइंट थे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या था? वो हमारे पास एक डायरेक्ट सम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि W1 में हमारे पास एलिमेंट है A 0 0, W2 में मेरे पास एलिमेंट है 0 B 0 और डिसजॉइंट सबस्पेस ऑफ B3 और डिसजॉइंट सबस्पेस ऑफ B3 इफ B इक्वल टू W1 अंडरस्कोर प्लस W2 देन W1 एंड W2 आर डिसजॉइंट बट कन्वर्स नॉट टू बी ट्रू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर V की वैल्यू W1 अंडरस्कोर प्लस W2 के बराबर आ रही है तो ऐसी कंडीशन में W1 और W2 डिसजॉइंट होंगे, परंतु ये कन्वर्स का ट्रू नहीं है, यानी कि हमारे पास डिसजॉइंट है, तो ये हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि वो हमारे पास B इक्वल टू W1 अंडरस्कोर प्लस W2 के बराबर होंगे। पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्पेस। इंडिपेंडेंट सबस्पेस क्या होता है? तो एक देखिए जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट सबस्पेस का मीनिंग हमारे पास ये है कि अगर W1 और W2 मेरे पास दो वेक्टर स्पेस दिए V ऑफ F के, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट कहलाते हैं यदि हमारे पास अल्फा 1 बिलोंग्स टू W2 और अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2 हो और जो कि हमारे पास हो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि उनका सम अगर मेरे पास 0 वेक्टर के बराबर आता है तो हम वहां पर डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे पास W1 और W2 जो है मेरे पास एक इंडिपेंडेंट सबस्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, while the alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2. Is that clear? In that condition, alpha 1 and alpha 2 both are the 0. If alpha 1 and alpha 2 both are the 0, it means that the alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2 and alpha 1 plus alpha 2 is 0 whenever alpha 1 and alpha 2 both are 0. ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि आगे चल के हमारे पास थ्योरम इससे जनरेट होने वाली है। यस है ना? सर इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 0 होना कंपलसरी है क्या? हाँ कंपलसरी है। इंडिपेंडेंट सब वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर अल्फा 1 W1 से है और दोनों का सम अगर मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है तो ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों मेरे पास 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन अगर सर एक हम पूरा पॉजिटिव लें एक पूरा नेगेटिव लें तब भी आंसर 0, उसका जो समेशन है वो नहीं आएगा आपका। यही तो दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 जो एलिमेंट है वो मेरे पास पेयर टाइप के एलिमेंट है। एलिमेंट जो है पेयर में है, डबलेट पेयर में होंगे, ट्रिपलेट होंगे, 4 टपल के होंगे, ऐसे एलिमेंट है यहाँ पर। अब इसी पे मेरे पास एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स। अब देखिए बच्चे लेट आते हैं तो दिक्कत होती है और इसी में डिस्टरबेंस आता है।
if we have a direct sum of its subspace w1 plus w2, that is v equal to w1 underscore plus w2 if and only if v equal to w1 plus w2 and w1 intersection w2 equal to 0। इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो सम और डायरेक्ट सम के रिप्रेजेंट करती है। इसको जल्दी से आप नोट कर लो अपने कॉपी के अंदर 10 सेकंड के अंदर। दर्शन मैडम कल एग्जाम क्यों नहीं दे पाए थे? अरे सर वो क्या हुआ, 2 क्वेश्चन छूट गए तो मैंने 30 सेकंड बचे थे, मुझे लगा उनको मार्क कर दूं। मैंने submit पहले ही बोला था कि कम से कम 1 से 2 मिनट पहले आपको अपना आंसर सबमिट करना है। यस सर, वो क्या है कि सारे अटेम्प्ट करने के उसमें गड़बड़ हो गई। मैंने पहले ही बताया था कि सब सारा खाने की अपेक्षा ही कुछ खा लो। जी सर। तो पेपर इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं मतलब? नहीं, ये अभी मैंने कहते लेवल 1 पे बनाया है मैंने पेपर। ये अच्छा बेसिक था ये धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज होगा। ये जैसे कि अपने लेक्चर में भी देखते हैं कि हम उनको 0 से स्टार्ट करते हैं, पर अपने लेवल को अपन वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट। जी सर। हो गए नोट? यस सर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं हमारे पास? ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब इन जनरल आप लोग भी जानते हैं, ये हमने 11th 12th स्टैंडर्ड पे ही पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले बताता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए मेरे पास दी हुई है ना, और दूसरी मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास B1 और B2। अगर हमें बोलना है कि भाई मैट्रिक्स ए जो है B1 और B2 की लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ B1 एंड B2। हमारे पास ए जो है B1 और B2 कुछ स्केलर मल्टीपल के सम के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे भाई ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 एंड B2। एक सिंपल सा डेफिनेशन हमारे पास है ये। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम वेक्टर स्पेस के अगर कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं, उसको मीनिंग क्या निकाला जाता है? VF is a vector space, then vector alpha belongs to B is a linear combination of vector. If there exists alpha 1, alpha 2, alpha n, there exists A1, A2, An belongs to F। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वेक्टर स्पेस के अंदर बात करेंगे तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेट जो दिया होता है वो हमारे पास में एलिमेंट लिखे होते हैं नंबर की फॉर्म में। अगर हमारे पास नंबर की फॉर्म में एलिमेंट लिखे हैं तो हम अगर आपको वहां पर फील्ड डिफाइंड नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे फील्ड जो होगी वो रियल नंबर की होगी। क्या होगी? फील्ड रियल नंबर की होगी। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड में जो एलिमेंट जो दिए हुए हैं, अगर वो हमारे पास A1, A2, ABC टाइप के दिए, तो वहां पर आप जो नोटेशन जो यूज करेंगे वो सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे F से। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि हमारे पास जिस वेक्टर के हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं वो वेक्टर कितने हैं। अगर हमारे पास वेक्टर वो 2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में स्केलर मेरे पास 2 एग्जिस्ट करेंगे। अगर मेरे पास वेक्टर 3 है तो कोरस्पॉन्डिंग में 3 स्केलर यूज करेंगे। तो वहां पर इस चीज का हमें नोटेशन का ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग ये होगा अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 अप टू An अल्फा n। ठीक है, अच्छा मतलब मैथ्स के एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, मैं बताइए इन 3 डॉट का मतलब क्या होता है? मैथ्स में 3 डॉट को का मतलब क्या होता है? 3 डॉट लगाना चाहिए कि 3 से ज्यादा डॉट लगा लो धड़ाधड़ धड़ाधड़? सर 3 ही लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए 3? सर अभी मैंने 11th 12th में पढ़ा रही थी तब वहाँ पर मतलब पढ़ा था कि 3 डॉट लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, क्यों होता है ज्यादा अच्छा? क्यों होता है अब आप ही बताइए सर। बच्चे को हमने यही सिखाए थे कि 3 ही डॉट लगाना करके। लेकिन कोई इसका मीनिंग नहीं बताता कि क्यों लगाना चाहिए। सर कोई नहीं बताता। आज उसका खुलासा भी सुन लीजिए आपको क्यों होता है इसका। मैथ्स में अपने एक शब्द यूज करते हैं एस फॉर एस। इसी प्रकार से क्या यूज करते हैं? एस फॉर एस। तो ये 3 डॉट जो होते हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बोनस टेस्ट है आपके लिए। चलिए, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। तो अल्फा इक्वल टू मेरे पास है A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 और An अल्फा n। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिन वेक्टर्स का हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो देख लो कि उसके कितने वेक्टर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही स्केलर्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो अगर हम उतने स्केलर्स लेके आ जाते हैं या उतने स्केलर एग्जिस्ट करते हैं तभी हम बोलते हैं कि वो जो अल्फा जो मेरे पास है उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन हमें यहाँ पर A1, A2, A3 जो हमारे पास An जो है हमारे पास जो अननोन स्केलर्स हैं,
इन अननोन स्केलर्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है और यहाँ पर रखनी होती है। अगर वो अननोन स्केलर अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वहां पर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अल्फा 1 इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 1 0 और अल्फा 3 इक्वल टू 0 0 1। मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं B3 के और मेरे पास एक नया वेक्टर मेरे पास है अल्फा जो ABC की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर तीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मैं तीन ही स्केलर यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, और वो स्केलर जो इस प्रकार से मेरे पास जो वो ABC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या मैं इस अल्फा को ऐसा लिख सकता हूं? मैं अल्फा इक्वल टू A 1 0 0, B 0 1 0 और C 0 0 1। यस सर। अच्छा, ये जो एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं 1 0 0 0 1 0, ये कहलाते हैं हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मेरे पास B3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आपका I3 बनेगा। I3 मतलब कि थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी बनेगा। अगर मेरे पास जो B2 है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास बनेगा M2 यानी कि I2 बनेगा, यानी कि 1 0 0 1। हमेशा ध्यान रखिए मैट्रिक्स के अंदर एक मेरे पास एक फैकल्टी तो उन्होंने बोला कि सर आपने जो मैट्रिक्स लिखी है पेपर के अंदर वो कैसे लिखी है, तो जब मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स हमेशा जो लिखी आती है जो रीड की जाती है वो हमेशा रो वाइज रीड की जाती है। ठीक है, मैंने अपने पेपर में मैंने लिखा था कई जगह पर ऐसा लिखा था दिस इज A B, है ना, फिर यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम लिख दिया था, फिर यहाँ पे लिख दिया था मैंने C D। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करना चाहता है दिस इज A B और दिस इज C D। ओके, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट जो पढ़े जाते हैं वो हमेशा रो पढ़े जाते हैं, और जब हम सेमी कॉलम लगा देते हैं इसका मतलब है कि वो सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यस तो अल्फा इक्वल टू हो गया A अल्फा 1 B अल्फा 2 और C अल्फा 3। दैट मींस द एलिमेंट अल्फा, दैट मींस द वेक्टर अल्फा कैन बी रिटर्न as a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3, so that alpha is a linear combination of the given vector alpha 1 alpha 2 and alpha 3। ओके, पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि हमारे पास नया डेफिनेशन देखते हैं लीनियर स्पान। लीनियर स्पान क्या होता है? जितने भी हमने किसी भी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए हैं उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर एक सेट रिप्रेजेंट कर दें तो वो जो सेट निकल के आता है वो लीनियर स्पान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द सेट ऑफ द ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर इज नोन एज द लीनियर स्पान ऑफ द गिवन वेक्टर्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, अल्फा एस इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है, बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी एफ है। अगर जो हम मैथमेटिकली लिखना चाहें देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एस इज कॉल्ड द लीनियर स्पान ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय द एल ऑफ एस। ठीक है, तो ये एल ऑफ एस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, दैट मींस एल ऑफ एस इक्वल टू ऑफ सच मच a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n, where a1 a2 an belongs to f and alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to capital S। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन है लीनियर स्पान की। लीनियर स्पान मतलब क्या? कॉम्बिनेशन द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अबाउट सेकंड एग्जांपल है S इक्वल टू मुझे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस B3 of R, then L of S of S is, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? A 1 0 0 0 B 0 0 0 1 0 C 0 0 1, then ABC belongs to R। यहाँ पर ABC आएगा, ABC belongs to R। ठीक है, यस सर। तो अब हमारे पास इस प्रकार से जो डेफिनेशन लिखी आती है वो इस प्रकार से। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट करके लिखिएगा कि क्या क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। द लीनियर स्पान L of S of any subset S of a vector space B of F is a subspace of B generated by S। और जब भी अगर मेरे पास जनरेटेड बाय S होगा तो उसका नोटेशन मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा। L of S रिप्रेजेंट करता है ओनली लीनियर स्पान। अगर मैंने इक्वल टू उसको अपना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अगर S लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि S के जो एलिमेंट जो है B को जनरेट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, S के जो एलिमेंट जो है B को जनरेट कर रहे हैं। अगर S के एलिमेंट B को जनरेट करेंगे तो हमेशा L of S इक्वल टू
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एस लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। सेकेंड पॉइंट, इन एनी केस वी आर टू प्रूव दैट एल ऑफ एस इक्वल टू बी। अगर हम किसी भी केस में अगर ये प्रूव करना चाहते हैं कि एल ऑफ एस इक्वल टू बी है, तो हमें केवल इतना प्रूव करना है कि बी इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ एस, बिकॉज वी हैव एल ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ बी। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यस सर। हाउ कैसे ये वाला ट्रू कैसे, पहले से ये कैसे एल ऑफ एस सबसेट ऑफ बी है? सर इक्वल टू है ना, तो बोथ आर द सबसेट ऑफ ना ईच ना ना अदर। ना ना ना, ये गलतफहमी है। कंटेन ईच अदर सर। हाँ? तो सर वो उसको जनरेट कर रहा है इसीलिए। नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों में डिफरेंस। नीचे वाले में क्या लिखा? इन एनी केस वी आर टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट कि एल एस इक्वल टू बी। अगर हमें किसी भी केस में अगर एल एस इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो हमें केवल इतना प्रूव करना होगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ एस, बिकॉज एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ बी। मैंने बोला कि ये मेरे पास पहले से है, मुझे केवल इतना प्रूव करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये कैसे है पहले से मेरे पास, कैसे लिख दिया मैंने ये डायरेक्ट? सर क्योंकि LNS तो उन एलिमेंट्स का सेट है जो लीनियर कॉम्बिनेशन से है, तो ऑब्वियस वो तो V से ही बिलोंग वेरी करेंगे गुड, ना। वेरी गुड, यही तो सुनना चाहते थे हम कि भाई एल ऑफ एस में मेरे पास वो सारे के सारे वेक्टर्स के एलिमेंट मेरे पास है जो बी के अंदर है, तो एल ऑफ एस ऑलरेडी मेरे पास सबसेट होगा बी का। तो अगर मुझे बी को अगर एल ऑफ एस का सबसेट बताना, दैट मींस एनी एलिमेंट ऑफ द बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द any element of the B is a linear combination set of vector of S. In this condition B is a subset of L of S. तो हमें यहाँ पर ये जो वेक्टर स्पेस में जब हम बताते हैं ना, बेसिस बताइए कैसे होता है, तो बेसिस का जो कॉन्सेप्ट जो होता है बिल्कुल अलग तरीके का होता है कि कब हम बेसिस के अंदर ये प्रूफ करना है, कब नहीं करना। क्योंकि अगर आपको लीनियर स्पान समझ में नहीं आया तो आप बेसिस भी सही से नहीं कर पाओगे आप। यस बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट नंबर Yes, sir. 1 और 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिस। आप चाहो तो 10 सेकंड के अंदर इसको आप नोट कर लीजिए। कर ली सर। कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ो फिर मैं। यस एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट नंबर 3। यदि W1 और W2 अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ऑफ F के, तो ऐसी कंडीशन है जैसे कि अभी मैंने देखा कि W1 प्लस W2 होगा सब स्पेस, ठीक है। अगर W1 और W2 अगर मेरे पास दो सब स्पेस है, तो इसका डायरेक्ट सम जो होगा हमेशा सब स्पेस होगा B ऑफ F का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, W1 प्लस W2 जो होगा हमेशा जनरेट करेगा W1 यूनियन W2 को। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ द W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू द W1 प्लस W2। फिर से रिपीट करो पॉइंट नंबर 2 यानी कि बी वाला, कि W1 लीनियर स्पान ऑफ द W1 union W2 is equal to the W1 plus W2. That means in this condition we have sufficient to prove that any element of the W1 plus W2 is a linear combination of the W1 union W2. If it is, we can prove this. That means L of W1 union W2 equal to the W1 plus W2. इसको भी आप नोट करें। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पान। क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर स्पान के? अगर मेरे पास S और T मेरे पास कोई भी दो सबसेट है वेक्टर स्पेस के, ध्यान दीजिएगा ये सब स्पेस नहीं है, केवल मैंने क्या बोला है, सबसेट है, लीनियर सबसेट है वेक्टर स्पेस V ऑफ F के। तो ऐसी कंडीशन में नंबर 1, अगर S सबसेट है T का, देन लीनियर स्पान ऑफ S इज आल्सो सबसेट ऑफ लीनियर स्पान। क्लियर? नंबर 2, अगर S सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ T का, then L of S is a subset of linear span of T. Linear span of linear span is equal to the linear span. बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहीं पर भी लीनियर स्पान लेता हूं किसी भी लीनियर स्पान का, तो अगेन वो लीनियर स्पान ही कहलाएगा। ओके? नंबर 3, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। यानी कि जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। इफ S इज सब स्पेस ऑफ B, इफ एंड ओनली इफ लीनियर स्पान ऑफ S इक्वल टू S। ये पॉइंट नंबर 4 नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बेसिस की जो डेफिनेशन जो प्रूव करना होता है उसको कई जगह पे इसको हम आराम से डायरेक्ट लिख देते हैं। ये अगर S सब स्पेस है B का, तो ऐसी कंडीशन में L ऑफ S जो होगा हमेशा S के बराबर ही होगा।
Yes, sir. ठीक है। अगर लीनियर स्पान ऑफ एल ऑफ एस, देन जैसे कि मैंने अभी बताया वो यहां पर लिखा गया। इतने पॉइंट क्लियर हुए? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, यस सर। इज द वेक्टर क्या है कि कुछ मुझे लग रहा है कि बीच लास्ट में वाली स्लाइड एक बार दिखाइए। ऐसे बोलना चाहिए, लास्ट में स्लाइड प्लीज एक बार दिखाइए। जी सर। रिक्वेस्टिंग फॉर्म में हो गए नोट? जी यस सर। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इज द वेक्टर 2 - 5 3 इज अ सबस्पेस ऑफ R3 स्पैन्ड बाय द वेक्टर 1 - 3 2 2 - 4 2 - 4 -1 एंड 1 - 5 7। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट? क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। अब ध्यान से पढ़िएगा। इज द वेक्टर 2 - 5 3 इज अ सबस्पेस ऑफ R3 स्पैन्ड बाय द वेक्टर। सबस्पेस कौन के अंदर एलिमेंट कौन है? ये और ये। अब उसने बोला है कि ये जो वेक्टर मेरे पास जो है क्या इनका लीनियर स्पान होगा? अगर ये वेक्टर का इनका लीनियर स्पान, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑफ वेक्टर्स। यस क्लियर? यस सर। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो हम ये बोल देंगे हाँ भाई वो उसका लीनियर स्पान है। क्लियर? यस कैसे करेंगे? तो अल्फा हमने लिया 2 - 5 3 R3। देखिए अभी मैं आपको फुल लेंथ में बताऊंगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इतना लेंथ में हम नहीं करेंगे, वो आपको वहां पर जो स्टेप्स वो मिसिंग करनी पड़ेगी और जल्दी से आंसर निकालना होगा। तो अल्फा जो है 2 - 5 3 का R3 का एलिमेंट और अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने अल्फा 3 ले लिया, क्योंकि मेरे पास 3 वेक्टर्स आ रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो मेरे पास 3 स्केलर भी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। राइट? यस सर। अब मेरे पास अब सबकी वैल्यू को रख दीजिए आप। सबकी वैल्यू को मैंने रख दिया। अब A1 A2 A3 को मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट को मैं यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? A1 + 2A2 + A3 कॉमा -3A1 -4A2 -5A3 और 2A1 -A2 एंड +7A3 कुछ इस प्रकार से। दोनों तरफ मैं इक्वेट कर दूंगा। इक्वेटिंग करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? मुझे कुछ ऐसा सेट मिलेगा। ठीक है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सेट कैसे, ये मतलब जो मैंने इक्वेशन जो बनाई है वो कैसी इक्वेशन है? ये मेरी किस टाइप की इक्वेशन है? दिस इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस। वेरी गुड, क्योंकि ये x = b क्योंकि b ≠ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये मेरे पास जो नॉन होमोजेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूं। मैं चाहता क्या हूं? मेरा टारगेट क्या है? ABC की वैल्यू। A1 A2 A3 की वैल्यू को निकालना यस है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं A1 A2 A3 निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लानी पड़ेगी कि मेरे पास जो C की जो रैंक है वो A की रैंक के बराबर है। अगर C की रैंक अगर A की रैंक के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि मैं वहां पर A1 A2 A3 निकाल पाऊंगा। राइट? यस सर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं इन एलिमेंट को यानी कि इस 1 की हेल्प से मैं इसको और इसको 0 बना रहा हूँ। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन R2 के लिए R2 + 3R1, R3 के लिए R3 - 2R1, तो मुझे कुछ मिलेगा ऐसा। जी सर। ठीक है? अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इस 2 से इस -5 को 0 बना सकता हूँ। सही है? जी सर। मतलब मैं R2 में करूंगा 5/2 का मल्टीप्लाई और उसको जोड़ दूंगा मैं R3 के साथ, तो मेरा काम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास जो A की जो रैंक है वो A की रैंक कितनी आ रही है? 2 सर। और C की रैंक कितनी आ रही है? 3। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितने भी स्केलर जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि मैं उसके स्केलर निकाल ही नहीं सकता। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है देन वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द A1 A2 A3। यस सर। नो सॉल्यूशन। दैट मींस हमारे पास जो हमने बोला था कि अल्फा जो है उन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर स्पान होगा, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं होगा। यस सर। क्लियर? यस सर। अगर आता तो फिर मैं A1 A2 A3 की वैल्यू भी निकाल के देता हूं वहां पर। राइट? समझ में आया? यस
यस सर। गुड, वेरी गुड। सर एक हाँ जी, क्वेश्चन बोलें। ये है कि जे -253 ये जो है अपने पास 2 -53 सब स्पेस है R3 का। हाँ, सर इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सब स्पेस है कि नहीं है? क्यों? आपको याद होगा जब मैंने आपको पहली क्लास जो इससे पहले वाली हुई थी 7 नंबर की, मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी सबसेट दिया हुआ है W, कोई भी सबसेट दिया हुआ है W जो मुझे सब स्पेस बताना है B का, तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स एनी, मैं क्या करूंगा इस W के अंदर में A अल्फा प्लस B टाइप के एलिमेंट को मैं लेके आ जाऊंगा। अगर मैं A अल्फा प्लस B टाइप के एलिमेंट को लेके आ जाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर जो है वो W का सब स्पेस है। W satisfies all the properties of the subspace, properties of the space, vector space। पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम थी कि if W is a non-empty subset of B, then alpha minus beta belongs to W and A alpha belongs to W। ठीक है। थर्ड, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एंड फोर्थ, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एंड द फिफ्थ, अगर मेरे पास दो स्ट्रक्चर दिए W1 और W2, W1 इंटरसेक्शन W2 अगर मेरे पास ए अल्फा प्लस बीटा टाइप के एलिमेंट को लेके आया तो भी मैं उसको सब स्पेस बता सकता हूं। ये सब हाईलाइट होता है तो याद रहता है। हाँ, हमें ये याद रहती है कि भाई हमने वहां पर ऐसा पढ़ा था, इसका मीनिंग हम इस प्रकार से निकालते हैं। सर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे क्या 2 -53? तो अभी अल्फा की वैल्यू कैसे करेंगे? मेरे पास अल्फा तो निकल ही नहीं पाएगा ना, सेटिस्फाई नहीं होगा, कंडीशन ही नहीं, हमारे पास स्केलर नहीं निकल पाया। क्या हमारे स्केलर आ रहा है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? नो सर, पर सब स्पेस कैसे चेक करेंगे सर? ये तो अपन मानते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यदि हो जाएगा तो ये सब स्पेस बन जाएगा। हाँ, पर सर इसका देखिए अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अल्फा ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से नहीं, हम किसी एक को लेंगे, क्योंकि सब स्पेस की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा या तो हमारे पास ए अल्फा प्लस बी टाइप का लेके आ जाइए। आप क्या करिए इसके लिए, लेक्चर नंबर 7 देखिएगा। लेक्चर नंबर 7 में आपको सारी चीजें दी हुई होंगी, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सब स्पेस प्रूफ करते हैं। मैंने वहां पर उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराए हुए हैं। जी सर। ठीक है, चलिए एक और आपके लिए है, प्रूफ दैट R3 जनरेटेड बाय द वेक्टर ऑफ U B एंड W। क्या पूछना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर? R3 जो है जनरेटेड हो रहा है U B W से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम कोई भी एक R3 से एक एलिमेंट निकालेंगे, उस R3 से एलिमेंट को निकालने के बाद हम UB के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और वो जो मैंने R3 के अंदर एलिमेंट निकाला हुआ है, अगर वो जो मेरे पास एलिमेंट आया उसको वापस अगर मैं उसमें रखूं तो उस कंडीशन में वो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि दीज द वेक्टर्स आर द जनरेटर ऑफ द R3। क्लियर? लॉजिक Yes. समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि मान लो हमने लिखा कि भाई अल्फा इक्वल टू ABC, मैंने अननोन वैल्यू लेके चलो, मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या है वो मेरे पास। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स मेरे पास हैं U B W, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 3 स्केलर ले लिए X Y Z। तो फिर मैंने क्या लिख दिया, अल्फा इक्वल टू X इंटू U, Y इंटू B, Z इंटू W, कुछ इस प्रकार से। अब सबकी वैल्यू को मैंने रख दिया, यहाँ पर रखने के बाद सबको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? पहला वाला X 0 0, 2Y 0 Y और 3Z Z 2Z। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को उठा के ऐड कर देंगे, X प्लस 2Y प्लस 3Z Z और Y प्लस 2Z। अब तीनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? X प्लस 2Y प्लस 3Z इक्वल टू A, Z इक्वल टू B और Y प्लस 2Z इक्वल टू C। सही है? सही है कि नहीं है? यस सर। अब देखिए जैसे मेरे पास Z इक्वल टू B मिला है तो मेरे पास Y कितना मिलेगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से? C माइनस 2B। C माइनस 2B, करेक्ट। अब जो इस Y की वैल्यू को उठा के मैं ऊपर रखूंगा एक ऊपर वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से X कितना मिलेगा बताओ? एक मिनट। हाँ निकालिए, X कितना निकलेगा? यस सर, एक। यस सर। ऐसे अगर मैं सेकेंड एलिमेंट के साथ करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या
बी दिखाई देगा, वो तो एक ही B एलिमेंट के मिल साथ आ रहा जाएगा। है, 100% दिखाई देगा। ऐसे अगर मैं Yes. सी के साथ जी, करूं तो क्या मुझे सी दिखाई दे रहा है क्या मुझे? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एबीसी की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, जो भी मेरी मर्जी हो, जो भी मेरी मर्जी हो, तो उस कंडीशन में हर बार ये इक्वेशन मेरे पास बराबर ही आएगी। दैट मीन्स जितने भी वेक्टर मेरे पास यू वी डब्ल्यू जो है वो R3 को जनरेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो all above statement satisfy for all values of ABC, therefore R3 is generated by the vectors U, V and W. Point to be clear? यस सर। चल आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं आपके एज यूजुअल क्वेश्चन। तो जितनी थ्योरी पढ़ी, क्या उसमें क्वेश्चन में समय अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले हमको ये समझ में आना जरूरी है। अगर W1 इक्वल टू A0 दिया हुआ है, W2 इक्वल टू 0B दिया हुआ है, तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? A, B, C, D? सर ए। A श्योर? सर सी। सी। तो दोनों सही है। W1 plus W2। यस सर, डायरेक्ट सम है और नोटेशन आर है, इसलिए आर स्क्वायर। नोटेशन आ, तो क्या मतलब C सही है कि ये सही है? सी। क्यों बोला हमने C सही है? यहाँ पर A भी तो अपना क्या कहते हैं आर D भी तो सही हो सकता है। सर आर स्क्वायर आना चाहिए। तो डी में लिखा है ना आर स्क्वायर, कहाँ गलत देखा? दो एलिमेंट है इसलिए आर स्क्वायर। डी में लिखा तो आर स्क्वायर। इसमें डी नहीं सर, बट वो यूनिक सम बनेगा ना, A0 और 0B। कैसे बनेगा यूनिक सम? किस प्रॉपर्टी से यूनिक सम बनेगा? A plus B है सर इंटरसेक्शन 0 है। हाँ, मैंने भी क्या बताया था? यस सर, इंटरसेक्शन 0। उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। डिसजॉइंट। जी सर। ठीक है, देखो अब इसको कैसे अपने को अगर सिंपल तरीके से करनी है तो क्या लिखा? अल्फा इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ए बी को हम A0 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि वही A0 एलिमेंट ऑफ W1 और 0B एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। सही है, आर स्क्वायर इक्वल W1 प्लस W2 होगा। अब हमें देखना है कि इसकी यूनिकनेस क्या यूनिक है नहीं क्या। तो अब मैंने बोला कि अल्फा जो है ए बी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 बोल सकता हूँ मैं ऐसा। कॉमन एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा? ए बी। अच्छा, इसमें एलिमेंट कैसे? अच्छा, W1 में एलिमेंट कैसा बताइए? A0 और W2 में कैसा है? W2 में 0B। तो मैंने क्या लिखा है, कुछ और लिखा है क्या? अब इंटरसेक्शन है W1 इंटरसेक्शन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 ए बी टाइप के एलिमेंट तो होंगे इसमें। देखो ना, ये भी तो ए बी टाइप का एलिमेंट है। जी सर। जी जी। सर कैसे? क्यों? अच्छा, सिर्फ नोटेशन। नोटेशन को देखो अभी आप, जीरो को मत देखो। जी सर। वो तो हम लेके आएंगे भी जीरो भी वहां पर। अच्छा ठीक है, तो अब ए बी बिलोंग टू W1 और ए बी बिलोंग टू W2 है। अब W1 में एलिमेंट कैसे है? A0 टाइप के, इसका मतलब क्या हुआ? B इक्वल टू 0 होगा। W2 में एलिमेंट कैसे हैं? 0B टाइप के हैं, तो A इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा कुछ और नहीं, वो तो 0 के बराबर ही है। मतलब अभी हमने थ्योरम पढ़ी, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी कि इसको R स्क्वायर इक्वल W1 अंडरस्कोर प्लस W2 कहलाएगा। और अभी मैंने आपको एक लॉजिक भी बताया था, यदि W1 और W2 के एलिमेंट अगर मेरे पास डिसजॉइंट है, तो ऐसी कंडीशन में R B होगा वो W1 प्लस अंडरस्कोर W2 के बराबर होगा। बताया था अभी मैंने। यस सर। और यहाँ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि W1 और W2 दोनों के एलिमेंट जो है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट। यस सर। लॉजिक को पकड़े कि क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, राइट। तो आंसर इज सी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the vector space B4F W1 equal to this much and W2 equal to this much be the subset of B4. Then W1 is subspace, but W2 is not. W1 is not a subspace of W2. W1 and W2 both are not subspace of B4, and W1 and W2 both are subspace of B4. So both are subspace. Both are So D subspace of W1 B4. That means option D is correct.
Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर द वेक्टर स्पेस दिस मच बी ए सबसेट ऑफ B4 देन क्या होगा? Sir, intersection null set. इंटरसेक्शन जो होगा नल सेट होगा, तो ऑप्शन क्या होगा सही? A option. आंसर ए इज करेक्ट, C. सी। Yes, sir. C. ठीक है, यानी कि अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता है ना तो हमारे आंसर क्या वैसे ही निकलने स्टार्ट होंगे, हमें अननेसेसरी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी sir. क्वेश्चन नंबर 5 if W1 equal to this one, W2 equal to this much, are subspace of the vector space this much, then V of R equal to this much, क्या होगा? ए A, sir. A, okay, again W1 and W2 both are disjoint. Disjoint. चल नेक्स्ट, W1 इक्वल टू दिया AOC और W2 दिया हुआ 00C, R2 सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस B3 ऑफ R, बता कौन सा सही है इसमें से? B. D, वाई? Sir, B. B क्यों? B3 is equal to W1 plus W2. So C. C सही है सर, डायरेक्ट सम नहीं होगा B3, डायरेक्ट सम नहीं होगा। नहीं होगा। सर बट लीनियर तो हो सकता है। लीनियर तो हो सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस बार ये। अभी हमने एक थ्योरम भी पढ़ी, ध्यान दीजिए पीछे, यस सर। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। ऑप्शन बी सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यस सर, यस। चलिए एक और, इज अ वेक्टर इन ए सबस्पेस ऑफ R4 बाय द वेक्टर्स दिस, लीनियर स्पान है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, दोनों है या कुछ भी नहीं है? ये आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, वो आप आराम से नोट कर लो, तो आराम से करके देखना। यस सर यदि उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या बोल पाएंगे उसको? अगर उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसको उठा के वहां रखेंगे, वो उसको सेटिस्फाई कर देगा, तो वो लीनियर स्पान है, जी ठीक है। ओके सर। वैसे इसका आंसर आ रहा है नन ऑफ दिस, चेक करके देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर 2 - 5 4 बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ऑफ 1 - 3 2 और 2 - 1 1, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर स्पान को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सर अगर लीनियर स्पान है तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो 100% होगा। दोनों में अंतर क्या है? सर लीनियर स्पान की अगर हम बात करें तो वो कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, उसका सेट है। सुनिए कॉम्बिनेशन फिर से डेफिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो आते हैं वो सिंगल आते हैं, लीनियर स्पान में जो आते हैं कॉम्बिनेशन मल्टीपल आते हैं, दैट मींस द सेट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मींस एनी वैल्यू ऑफ द ABC कैन सेटिस्फाई टू द वैल्यू ऑफ द 1 - 3 2 और 2 - 1 1, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमने सी भी रखा हुआ है, यस सर, इसलिए मैं कंफ्यूज। ठीक है। यस सर। वैसे यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो डी है, आप चेक करिएगा, आपको पता लगाना है कि सही है कि नहीं है वो। सर एक से ज्यादा वैल्यू यदि उसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो आएगा लीनियर स्पान, लीनियर स्पान बिल्कुल सही है, और सिंगल वाला कर रहा है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन। राइट। यस सर। 9th, इसका आंसर निकाल के दे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m3 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर 3 2 1 और 2 1 0, m के किस मान के लिए दिए गए वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन है। वैसे ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस प्रकार से है, कैसे कैसे करेंगे उसको, यस ठीक। चलिए Yes. अब लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रियल वेक्टर्स R3 द सबस्पेस x y z बिलोंग्स टू R3 एस y इक्वल टू x ऑफ R3 जनरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा होगा जो हमारे पास जनरेटेड वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है उसको ध्यान से देखना है आप। पहले जनरेटेड वाली बात करेंगे तो वही एक्स वाई जेड लेके चलेंगे हम, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। मेरे पास कितने वेक्टर दिया हुआ है, मैं मान लो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ए को लेकर मैं काम करता हूँ, तो यू और बी मेरे पास इतना होगा, यानी कि अल्फा जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरह से। सही है, यहाँ पे हमने यू और बी की वैल्यू पुट कर दी, राइट, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स एक्स जेड, और ये मिलेगा मुझे ए बी। एक्स एक्स जेड क्यों पुट करा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, दिख रहा है, ये कंडीशन है यहाँ पर। तो मेरे पास क्या होगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा a, x इक्वल टू कितना मिलेगा a, और z इक्वल टू b, राइट। अब मैं इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 में रख के देखूंगा, x x z, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन मेरा काम खत्म। यानी कि मेरे पास 1 1 0 0 0 1 जनरेट कर रहे हैं R3 के एलिमेंट को। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर मैं दूसरे को ऑप्शन को चेक करता। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है अपने पास, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सर। हाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो ऑप्शन सॉल्यूशन इज ए इज करेक्ट। जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा पहले वाले को आप ट्राई कीजिए करिए, जनरली पहले वाला ही आंसर निकल जाता है उसका, ठीक है, राइट। यस सर, इस ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है, कहाँ का फोटो है ये, गरिया मैडम अच्छी तरह बताएंगे शायद। आरजीपीयू में आपकी बुक जो आपने शायद ट्रांसलेट की थी, तो राज्यपाल ने हमें सम्मानित किया था उस कंडीशन में। और ये आपको बता दें, इनको तो आप जानते ही हैं, है ना, ये आपके मंगू भाई पटेल है राज्यपाल, और ये हमारे पास एआईसीटी के वाइस चेयरमैन है, और ये एआईसीटी के रीजनल डायरेक्टर हैं। सारी बुक, अभी तो मैंने कुछ ही बुक्स यहाँ पर शो की हुई है, लगभग 22 से ऊपर 22 बुक्स हो चुकी हैं, और ये अभी कार्रवाई भी चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद हमारे। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो एज यूजुअल सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि उसमें नंबर ऑफ काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी काउंटिंग जा सकता है उसमें, ठीक है। सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ बताएं। आप जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो हमको यूट्यूब में दिखता है ना? देखो बेटा, उसमें जो है मैं आपको ये बता दूं, आप इस चीज को देखोगे ध्यान से, कुछ लिखा हुआ है जी। मैंने अभी आपका यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया था ज्वाइन होने के लिए, फिर अभी डबल शिफ्ट में और दिखा रहा है 87 रुपीज सबसे लोएस्ट वाला लिया होगा जो 29 रुपीज का है। सबसे पहले वो दिखा रहा था, जी 29 का। आपको सुमन एमिनेंट सब्सक्राइबर की कैटेगरी में जाना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो जितने भी ये वीडियो होते हैं दूसरे दिन वहां पर उसको एडिट करके वहां डाल दिया जाता है जी सर। तो बेसिस ये वीडियो अपना लगभग 1 घंटे का बना, तो 1 घंटे का वीडियो नहीं होगा। इसमें क्या है, वही चीज वो एडिट करने का मतलब होता है, जैसे हम जो अभी बात कर रहे हैं ये सब उसमें नहीं आएगा, जो बीच बीच में अपने पोस्ट ले रहे हैं वो सब उसमें नहीं आएगा। डायरेक्ट अपने पास जो काम की बात है वही उसमें चीजें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, जी सर। तो सारे आप वहां पर देख सकते हैं उस चीज को, लेकिन वो केवल मेंबर्स के लिए ही है वो। तो एज यूजुअल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। जनरली हम सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन